जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण की समस्याएं एवं समाधान, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं अम्लीय वर्षा पर यानी एसिड रेन पर। आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे भी अम्लीय वर्षा क्या है, इसकी परिभाषा, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य और साथ में ही अम्लीय वर्षा के कारण और इससे पड़ने वाले प्रभाव और इसके साथ ही इसके संभावित समाधान पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं भी अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन किसे कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले परिभाषा। विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं से निकली CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है भी ये CO2, SO2, NO2 उद्योगों से निकलने वाली प्रमुख गैस है। तो गैसें वायुमंडल में जल वाष्प और बारिश के पानी से मिलकर अम्लीय अवस्था में आ जाती है। वह वर्षा जिसके पानी में, गौर कीजिए, वह वर्षा जिसके पानी में ये गैसें मतलब CO2, SO2, NO2 मिल जाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो मैंने यहां पूरी डिटेल इसकी परिभाषा लिखी है। ये पूरी याद रहे तो भी अच्छी बात है, नहीं रहे तो आप केवल क्या कर दें, इतनी ही परिभाषा लिख दे, वो भी सही है। लेकिन ये शब्द जो यहां लिखा है, इसके स्थान पर आपको ये गैस लिखनी है बस। तो सिंपल परिभाषा क्या बन जाएगी, वह वर्षा जिसके पानी में CO2, SO2, NO2 गैस मिल जाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा बन जाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप समझिए भी ये अम्लीय अवस्था में बदलती कैसे है। मैंने आपको कहा भी जैसे SO2 पानी का फॉर्मूला H2O, हम रासायनिक तरीके से समझते हैं इसको। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और H2O पानी, ये दोनों आपस में जब मिलती है तो क्या बना देंगे, H2SO4, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 गंधक का तेजाब जिसको हम कहते हैं। तो किसके मिलने से, SO2 और H2O, हमने जो समीकरण बनाई है उसको संतुलित नहीं कर रहे, समझना है हमें। तो यहां तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में मिलकर H2SO4 बनाते हैं। इसी प्रकार हमने कहा NO2, तो NO2 क्या करता है, जल के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3 बना देगा। इसी प्रकार CO2 है, वो H2O के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड यानी H2CO3 बना देगा। ये आपके याद नहीं रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं भी ये एसिड में कैसे चेंज हो जाती है। भी ये गैस चाहे SO2 है चाहे NO2 है, ये जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो SO2 तो क्या बना देगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और NO2 क्या बना देगा, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल है, वो बना देता है। सामान्यतः जहां पर ये सिचुएशन होती है वहां के वातावरण में 60 से 90% जो अम्लीयता है वो H2SO4 के कारण होती है। H2SO4 के कारण वातावरण में अम्लीयता कितनी हो जाती है, 60 से 90% हो जाती है। जबकि 30 से 40% जो अम्लीयता है, एसिडिटी है, वो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के कारण होती है। तो छोटे प्रश्न में आपसे यह भी पूछी जा सकती है। अब बात आती है, हम अम्लीयता की बात कर रहे हैं, इसमें होता क्या है। देखिए, अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का जो लेवल है वो उच्च हो जाता है। तो सीधी सी बात ये समझिए, एसिड अम्ल शब्द आप छोटी क्लास साइंस में इसके बारे में पढ़ते रहे हो, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन।
जिसमें H+ आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं उसको हम कहते हैं भी वो एसिड है। तो अम्लीय वर्षा में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है वो उच्च होता है, किसमें, एसिड रेन के अंदर। अब बात आती है भी हम जो हमारा वाटर है, क्योंकि यहां हम रेन वाटर की और के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं, तो इस जल की अम्लता है वो किससे मापी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जल की अम्लता को पीएच में मापते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस H+ आयन को मापा जाता है, जिसमें जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। तो जल की अम्लता को पीएच में मापते हैं। आपको नोट्स रूप में तो ये चीज लिखनी है, इधर मैं आपको समझा रहा हूं भी ये चीज क्या है। तो अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयन का स्तर उच्च होता है, जल की अम्लता को पीएच में मापते हैं। उसके बाद आता है बहुत अच्छा प्रश्न भी, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। आपसे पूछ ले, अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हो भी, अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें उसकी पीएच कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए 2.5 से 5 के बीच, यानी 2.5 से 5 के बीच है वो अम्लीय वर्षा के जल की पीएच होती है, 2.5 से 5 के बीच। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां समझाना चाहूं भी, जो पीएच जो मान है उसको भी, जैसे अगर पीएच का मान 7 है तब हम कहते हैं ऐसे जल को वो न्यूट्रल है, उदासीन जल है। अगर पीएच का मान 7 से कम होता है, किसी भी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से कम होता है, हम कहते हैं वो सॉल्यूशन अम्लीय होता है। और अगर पीएच का मान 7 से अधिक होता है तो हम कहते हैं भी वो सॉल्यूशन है वो क्षारीय होता है। तो ये सामान्य जानकारी भी आप साइंस में छोटी क्लास में पढ़ते रहे हो भी, जिस सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होती है वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होती है वो क्षारीय होता है। तो 0 से लेकर 14 तक ये सिचुएशन हम मापते हैं, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। तो 7 मध्य में आता है, 7 है पीएच तो उदासीन, 7 से 0 की तरफ है तो अम्लीय, और 7 से 14 की तरफ है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान है वो 2.5 से 5 के मध्य होता है। तो ये थी अम्लीय वर्षा की परिभाषा और उससे जुड़े हुए कुछ एक एक लाइन वाले प्रश्नों की बात। अब हम देखते हैं भी इस अम्लीय वर्षा के कारण क्या है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अगर आपसे एक ही नंबर के अंदर यह प्रश्न पूछे तो आपको क्या लिखना है, इसका प्रमुख जो कारण है वो ये गैस है, जिसमें हमने वहां ऊपर भी बात की, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अब उसके बाद अगर यही प्रश्न हमारा 2 नंबर में आ जाए, आपसे कुछ कारण पूछ ले, 4 कारण बताओ, 2 कारण बताओ, तो जैसे हम यहां लिख रहे हैं भी SO2 के प्रमुख स्रोत, यानी जिनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा निकलती है, या हम सीधी बात कर लें भी अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण। तो एक बार तो आप ये गैस लिख दीजिए, ये औद्योगिक गैस है उनकी वजह से होता है। साथ में आप ऑटोमोबाइल, कोयला और जल विद्युत संयंत्र से, क्योंकि वहां पर जब इन चीजों का दहन होता है, ऑटोमोबाइल स्वचालित जो वाहन होते हैं, कोयला इनका दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। फिर वही चीज SO2 गैस है वो जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगी। उसी प्रकार ताप विद्युत गृह, जहां पर कोयला जलाया जाता है, जहां कोयले से बिजली बनती है, थर्मल जिनको बोलते हैं, तो ताप विद्युत गृह जहां कोयला जलाया जाता है वहां पर भी अम्लीय वर्षा की संभावना अधिक रहती है। तीसरा आता है कारण भी खनिज तेल शोधनशालाएं, खनिज तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी जो होती है, तो वहां पर उन रिफाइनरियों के चलने से भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो बनती है। उसके साथ जैसे जीवाश्म ईंधन
उनको जलाने से, जीवाश्म ईंधनों का जलना, जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनके जलने से भी अम्लीय वर्षा होती है। और लास्ट में वही ऑटोमोबाइल्स वाली बात दोबारा लिख दी, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन है, उनसे निकलने वाले धुएं से, इंजन के चलने से जो धुआं निकलता है तो उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में होता है, जो बारिश के समय पानी के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है। तो यानी अम्लीय वर्षा के ये प्रमुख सोर्स हैं, जिसमें हमने ऑटोमोबाइल्स, कोयला, जल विद्युत संयंत्र की बात की, ताप विद्युत गृह जहां कोयला जलाया जाता है, खनिज तेल शोधनशालाएं, जीवाश्म ईंधनों के जलने से, स्वचालित वाहनों से, इनसे अम्लीय वर्षा होने की संभावना अधिक रहती है। और प्रमुख गैस आपसे पूछे तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, वो प्रमुख अम्लीय वर्षा के कारण है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा के प्रभाव और अम्लीय वर्षा के संभावित समाधान पर बात करते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव को हम बिंदुवार समझते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं अम्लीय वर्षा के 4 प्रभाव लिखो, अम्लीय वर्षा के 6 प्रभाव लिखो। तो इस हिसाब से मैं आपको पहले तो ये कहना चाहूँगा, आपको कम से कम 5-6 बिंदु इसके अवश्य दिमाग में रहने चाहिए, या आप इतने सक्षम हो जाने चाहिए भी आप इस प्रकार इनको, अगर 4 बिंदु पूछे, 6 बिंदु पूछे, कारण पूछे यानी प्रभाव पूछे, तो आप उनका उत्तर लिख सकें। तो एक एक करके हम उन पर बात करते हैं। तो अम्लीय वर्षा के प्रभाव में नंबर 1, अम्लीय वर्षा से क्या होता है? अम्लीय वर्षा से मिट्टी की जो उत्पादकता है वो घट जाती है। अधिक अम्लता से मिट्टी के अंदर जो खनिज और जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब यूं कहूं भी मिट्टी की रासायनिक जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाती है। दूसरे प्रभाव पर बात करें तो अम्लीय वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है, जिससे पादप और जंतु जगत को हानि होती है, यानी सभी पेड़ पौधों और जंतुओं को इसका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उन सब की जैविक क्रियाएं रुक जाती है, उनके अंदर जो बायोलॉजिकल क्रियाएं होती है वो रुक जाती है, इतना बड़ा नुकसान इससे होता है। तीसरे प्रभाव पर अगर हम बात करें भी, विभिन्न जो जल स्रोत हैं अपने, जैसे तालाब हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, इनकी जब अम्लीयता बढ़ती है तो पानी के जो जीव हैं, जैसे मछली है या अन्य जितने भी जलीय जीव हैं, और जल के अंदर भी वनस्पतियां होती है, जलीय पौधे होते हैं, तो उन पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव है वो पड़ता है। चौथा प्रभाव आप लिख सकते हैं भी, पेयजल भंडार जो है, पेयजल यानी हमारा पीने का जो पानी है, पेयजल भंडार है, इससे दूषित हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाते हैं। अम्लीय वर्षा से मानव के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, त्वचा की बीमारियां हो जाती है, जैसे स्किन कैंसर हो जाता है उनको, आंखों में जलन की जो समस्या है वो भी इससे हो जाती है। यानी बारिश के बाद, बारिश के पानी से भीगकर हमारी आंखों में अगर जलन होती है तो समझ लेना चाहिए भी एसिड रेन है, क्योंकि पोल्यूशन वाली ये समस्याएं तो हर जगह व्याप्त है, कहीं कम कहीं ज्यादा है। 5वें बिंदु पर अगर आप बात करें तो जो हमारे जंगल हैं, जो वन हैं, उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, पत्तियों की सतह पर जो पत्ती होती है पौधों की, उनकी सतह के ऊपर, उनकी पत्तियों की सतह के ऊपर मोम जैसी एक परत बिछ जाती है। और आपको पता है पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो वो रंध्र है वो बंद हो जाते हैं उस मोम जैसी परत के बन जाने से। और आपको पता है जब रंध्र बंद हो गए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, और उससे क्या होगा, उनकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, जो जनन है आदि जो जैविक क्रियाएं हैं वो धीमी पड़ जाएगी। तो यानी वनस्पतियां नष्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगले प्रभाव की अगर हम बात करें, छठा प्रभाव के रूप में, हमारी जो बिल्डिंग है, जो हमारी इमारतें हैं,
और जो हमारे ऐतिहासिक स्मारक है उनको भी क्षति पहुंचाती है ये अम्लीय वर्षा। पत्थर और संगमरमर जो होते हैं वो इससे अधिक प्रभावित होते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, आगरा का जो ताजमहल है वो अम्लीय वर्षा से उसकी जो चमक है, जो सफेदी की जो चमक है, वो धुंधली पड़ती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अम्लीय वर्षा के जल में आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड है जो पानी के साथ मिलकर H2SO4 बनाती है, और ये H2SO4 है वो पत्थर में आपको पता है कैल्शियम यौगिक होता है। चाहे आप चूना पत्थर की बात करो, आप ग्रेनाइट की बात करो, आप संगमरमर की बात करो, इन सब में कैल्शियम कंपाउंड होता है। तो वो जो H2SO4 है वो उस कैल्शियम यौगिक के साथ, कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करता है। उसके साथ जब मिल जाता है तो जिप्सम बनाता है, और वो जिप्सम है फिर पपड़ी के रूप में है, उस दीवार से उतरना यानी झड़ना है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप समझ पा रहे हो, जहां एसिड रेन होगी वहां की बिल्डिंग जो पत्थरों से बनाई हुई है उनकी पपड़ियां उतरनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं दोबारा बताना चाहूं, क्योंकि अम्लीय वर्षा जैसे H2SO4 वो पत्थरों के अंदर जो कैल्शियम कंपाउंड है उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जिप्सम बनाती है, और जिप्सम है वो पपड़ी के रूप में झड़ना है, उतरना है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो यानी इस प्रकार हमारी जो इमारतें, हमारे जो ऐतिहासिक स्मारक है उनको भी नुकसान हो रहा है। जब ऐतिहासिक स्मारक को नुकसान होता है तो पर्यटन का बड़ा नुकसान होता है। जैसे आगरा का ताजमहल पर बात करें, कितना बड़ा पर्यटक स्थल है, तो वो भी पर्यटन भी इससे प्रभावित होता है। और अंतिम बिंदु पर अगर हम बात करें तो वो ये है भी अम्लीय वर्षा का जो दुष्प्रभाव है वो केवल उस स्थान विशेष तक ही नहीं है जहां पर एसिड रेन हो रही है, बल्कि हवा के साथ यानी वायु के वेग के साथ ये दूर तक विस्तृत क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। तो यूं नहीं है जहां पोल्यूशन ज्यादा है सिर्फ वहां तो ज्यादा नुकसान होगा ही होगा। हवा के साथ ये जो गैसेज है ये दूर तक जाएगी तो वहां पर भी एसिड रेन होगी। तो यानी एक बहुत लंबे चौड़े एक विस्तृत क्षेत्र पर इसका है वो दुष्प्रभाव वो दिखाई देता है। तो ये था अपना आज का अम्लीय वर्षा के प्रभाव को हमने 7 बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश की। भी क्या क्या नुकसान हो सकता है, पेड़ पौधों को क्या नुकसान हो सकता है, जंतुओं को क्या नुकसान हो सकता है, पेयजल की क्या समस्या आ सकती है, मिट्टी में इसका क्या दुष्प्रभाव है, इमारतों को ये किस प्रकार क्षति पहुंचाता है। तो इन सब बिंदुओं पर हमने बात की है। और अब आज की इस क्लास में अंतिम बात करते हैं अम्लीय वर्षा के संभावित समाधान। क्योंकि अगर किसी चीज के कारण कोई समस्या है तो उसके सॉल्यूशन पर भी बात होनी चाहिए, समाधान पर भी बात होनी चाहिए। और परीक्षा में अक्सर प्रश्न भी आते हैं, भी अम्लीय वर्षा हो रही है कहीं पर, आप अपने सुझाव दीजिए, आप उसके समाधान के कोई उपाय सुझाइए। तो आप शब्द का इस्तेमाल करके वो हमसे पूछते हैं, लेकिन वही हमने हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है प्लस किताबी ज्ञान, इन सब को मिलाकर हमें उसका वहाँ जवाब देना होता है। तो इसको भी हम बिंदुवार समझते हैं और स्टार्ट करते हैं अम्लीय वर्षा के संभावित समाधान पर बात। पहला बिंदु आप देख पा रहे हो भी अम्लीय वर्षा उत्पन्न किससे होती है। हमने कहा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO2 ये अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण हैं। तो हमें क्या करना है, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाले SO2, NO2 इनके उत्पादन को कंट्रोल किया जाना चाहिए, यानी इनको इन्वायरमेंट में घुलने से रोका जाना चाहिए। एक काम तो हम ये कर सकते हैं, इसके लिए हमें उद्योगों पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। दूसरा हम कर सकते हैं, हमने कहा भी ऑटोमोबाइल से ज्यादा हो रहा है, कोयले के जलाने से ज्यादा हो रहा है, पेट्रोल डीजल के जलाने से ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें उसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए। तो दूसरा हम इसका समाधान ये बता सकते हैं भी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनसे पोल्यूशन नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग भी एक बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तीसरा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जो हमारे व्यक्तिगत वाहन, हम इंडिविजुअल जो अपने व्हीकल यूज करते हैं उनको कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए।
और हमें सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए और समय समय पर हमारे जो व्हीकल है, वाहन है, उनकी जांच कराते रहना चाहिए। अक्सर क्या होता है, एक ही गांव से पड़ोस का व्यक्ति भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, तो सब अपने अपने बाइक से, गाड़ी से निकल जाते हैं। क्यों ना हम सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, ताकि हम कुछ पोल्यूशन, क्योंकि देखिए व्हीकल जरूरी हो गए, लेकिन उसमें कुछ सुधार तो हो सकता है, कुछ पोल्यूशन कम करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पुनः बात करें भी, व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए और समय समय पर व्हीकल की जांच अवश्य करवानी चाहिए। उसके अलावा अगले बिंदु पर बात करें तो जिन जल स्रोतों में अम्लीयता बढ़ गई है, वहां के पानी में चूना मिलाना चाहिए, क्योंकि चूना है वो क्या करता है, अम्लीयता को दूर करता है, अम्लीयता को दूर करता है। इसी प्रकार एक सुझाव हम जैसे पानी के लिए दिया है, क्योंकि मिट्टी भी अम्लीय हो जाती है, तो उसमें भी यही सेम बात हम लिख सकते हैं भी, मिट्टी की अम्लीयता को नष्ट करने के लिए भी खेतों में चूने का छिड़काव है वो किया जाना चाहिए, भूमि में चूना मिलाया जाना चाहिए। तो ये कुछ अपने पॉइंटों के माध्यम से हमने अम्लीय वर्षा के संभावित समाधान पर बात की। उम्मीद करता हूं आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण, अम्लीय वर्षा के प्रभाव और अम्लीय वर्षा के संभावित समाधान क्या है। तो इन सब पर आज की क्लास में हमने बात की। आप अच्छे से नोट्स रूप में इनको उतारिए, एक दो बार वीडियो को देखिए और दिमाग की बत्ती जलाइए भी, ये क्या है, किस तरीके से, थोड़ा सा आपको समझना है। मैं बार बार कहता हूं, आपको रट्टे नहीं मारने हैं, आपको समझ की तरफ थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा लेके जाना है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर अगले टॉपिक को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।